आइए अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, धातु कर्म, मेटलर्जी। फिर अगर आप देखो ना तो हमारे आसपास कितनी धातुएं हैं। आयरन धातु है, सिल्वर गोल्ड घरों में हम पहनते हैं, धातु है। एल्यूमिनियम धातु है। कॉपर हमारे आसपास कितना दिखाई देता है, धातु है। टिन प्लेटिंग आती है। मैग्नीज यूज होता है रेल की पटरियों में आयरन के साथ में। तो चारों तरफ आप अगर देखोगे ना तो समझ में आएगा कि धातुओं का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो अब इसी बात है, बड़े स्तर पे हमें धातुओं की जरूरत भी पड़ेगी। अब एक जमाना तो ये था कि साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, तो कुछ धातुएं जो नेटिव फॉर्म में मिला करती थी वो एज इट इज यूज हो जाती थी। नेटिव फॉर्म बोले तो धात्विक अवस्था में, तत्व अवस्था में कोई यौगिक नहीं है इनका। कौन कौन सी धातुएं हैं जो नेटिव फॉर्म में होती हैं, तो आप याद कर सकते हैं, छापा पड़ा। अब ये क्या चीज है, ये वो धातुएं हैं जो प्रकृति में नेटिव फॉर्म में मिलती हैं, मतलब धात्विक रूप में ही मिलती हैं। छापा पड़ा में ये क्या है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड और पैलेडियम। क्लियर है? क्या है, फिर से लिख देता हूं। धातुएं जो नेटिव फॉर्म में या फिर आप बोल सकते हैं प्राकृतिक रूप से धातु के रूप में ही प्राप्त होती हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। ये छापा पड़ा इस तरह से याद रख लो, शॉर्टकट काम बन जाएगा। या मैं ये नहीं बोल रहा कि इनके कंपाउंड नहीं होते, डेफिनेटली इनके कंपाउंड होते हैं, बट ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी होती हैं। इनके अलावा ज्यादातर धातुएं ऐसी हैं जो प्रकृति में संयुक्त अवस्था में मिलेंगी, आपको यौगिकों के रूप में मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला वर्ड तो आता है मेटलर्जी। धातु कर्म क्या है भाई? धातुएं ज्यादातर आपको अर्थ क्रस्ट में मिलने वाली है, भूपर्पटी में, या फिर समुद्र के पानी में घुलनशील अवस्था में मिलने वाली। यहां से धातु के यौगिकों से धातु निष्कर्षण तक की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उन सारी प्रक्रियाओं के, उन सारे प्रोसेस के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। अब सवाल यह भी आता है कि भाई अर्थ क्रस्ट में ज्यादातर कौन सी धातुएं हैं? तो देखें, या फिर आपसे पूछा जाए कि भूप्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा मिलता है, तत्व कौन सा मिलता है? दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये कि भूप्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा मिलेगा, और एक क्वेश्चन ये कि भूप्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा धातु कौन सी मिलेगी। दो अलग अलग क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, ये है रिलेटिव अवेयरनेस। भूप्रॉपर्टी में उपलब्धता का क्रम ये रहा। भूप्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो वो ऑक्सीजन है। आप देखो ना, ज्यादातर अयस्क जो आपको मिलते हैं वो ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्साइड है तो भी ऑक्सीजन है, सल्फेट है तो भी ऑक्सीजन है, और कार्बोनेट है तो भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो साथ में चले जा रहा है। इसके अलावा रेती अच्छी खासी पड़ी हुई है बाहर, सिलिका, SiO2, और SiO2 में भी तो ऑक्सीजन है। सो ओवरऑल अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो तत्व आपको मिलने वाला है वो कौन सा तत्व मिलने वाला है? ऑक्सीजन। क्लियर है? अब अगर आपसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले कि अर्थ क्रस्ट में भूप्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा धातु कौन सी मिलती है, तो धातु पे क्या है? एल्यूमिनियम। भाई रेती अच्छी खासी पड़ी है तो सिलिका दूसरे नंबर पर है, उसके बाद नंबर एल्यूमिनियम का आता है। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा धातु कौन सी? एल्यूमिनियम। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। ये छोटी छोटी बातें जो हमें याद रखनी होती हैं। वैसे इसको एक शॉर्टकट के तौर पर भी आप याद रख सकते हो। भाई मैं उदयपुर जब था, उदयपुर के आसपास के कुछ रीजन थे जहां पर बच्चे ओ सर करके बोलते हैं, उनके बोलने का टोन ही है, ओ सर कहाँ जा रहे हो, ओ सर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ओ सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और ऐसे ही एक स्टूडेंट के सिलेक्शन के बाद मैं वहां पर प्रसादी के लिए गया था। प्रसादी रखी थी बच्चे ने, पेरेंट्स ने बुलाया, हम गए खाना खाने के लिए।
और वहां पर आलू की सब्जी थोड़ी सी कम पड़ गई और मुझे काफी अच्छी लग रही थी, तो मैंने आलू वापस से ऑर्डर किया कि थोड़ा और लाओ भाई। और बच्चे ने दिया भी आलू, वही सर है, सर मांग रहे हैं, बोले यार सर को आलू की सब्जी अच्छी लगी। लेकिन जब लास्ट उसको लगा कि अब खत्म ही हो रही है तो उसको बोलना पड़ा। क्या बोलना पड़ा? ओ सर आलू फिर से यानी दोबारा कम मांगने का। बोले सर ठीक है, लेकिन अब दोबारा मत मांगिएगा, मैंने अभी तो दे दिया। आलू फिर से कम मांगने का। और मैं भी समझ गया अभी बच्चे की मजबूरी है, तो ये अपना रिप्लाई था, ठीक है, याद रहेगा। ओ सर आलू फिर कम मांगने का, ठीक है। ये रहे एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में आपको मिलेंगे। अब कुछ शब्दावली पे आ जाते हैं। एक वर्ड आता है खनिज। तो भाई अर्थ क्रस्ट में भू प्रॉपर्टी में धातु यौगिकों के रूप में मिलती है ज्यादातर केस में तो, और धातु के यौगिक जो भू प्रॉपर्टी पे मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट पे मिलेंगे, उन्हें बोला जाता है खनिज। खनिज को खनन के द्वारा निकालते हैं। हो सकता है खनिज कोई एक अकेला यौगिक हो, या हो सकता है खनिज एक से ज्यादा यौगिकों का एक सरल अनुपात में मिश्रण हो। ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये एक अकेले कंपाउंड होगा, एक से ज्यादा कंपाउंड का मिश्रण भी हो सकता है, बट सरल अनुपात में खनिज में एक से ज्यादा यौगिक हो सकते हैं। क्लियर? ये तो बात हुई खनिज की। एक वर्ड आता है अयस्क। कुल मिला के हमें मेटलर्जी करनी है, धातु कर्म करना है, और धातु का कर्म के द्वारा जो धातु निकलेगी उसे हमें बाजार में बेचना है, सेल करना है। तो ऐसी खनिज, ऐसे यौगिक भू प्रॉपर्टी में जो मिलते हैं जिनसे व्यापारिक स्तर पर धातु का उत्पादन किया जा सकता है, जिसे मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाया जा सकता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। तो खनिज जिनसे व्यापारिक स्तर पर धातु का उत्पादन किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास एक धातु है M, और इस धातु के मेरे पास 3 खनिज हैं, X, Y और Z। ठीक है। अब X, Y और Z में अगर मैं परसेंटेज M देखूं, ठीक है, चलो इसको ये लिख लो, ये क्या है? खनिज है। कितने खनिज हैं? 3 खनिज हैं। कौन कौन से 3 खनिज हैं? X, Y और Z। धातु का प्रतिशत, X में धातु केवल और केवल 15% है, Z में धातु 90% है, और Y में धातु 75% है। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट पर केजी, 1 किलो जब धातु निकालते हो तो उसका खर्चा कितना आता है? सपोज यहाँ पर खर्चा आता है 20 रुपए, है ना, और यहाँ पर खर्चा आता है आपका 60 रुपए, और यहाँ खर्चा आता है 160 रुपए का। ठीक। मार्केट प्राइस जो है M का, मार्केट प्राइस बोले तो बाजार मूल्य, M का बाजार मूल्य, बाजार में जिस भाव में ये मिल रही है वो है 140 रुपए का। बाजार में ये धातु 140 रुपए के हिसाब से बिक रही है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें आपके लिए अयस्क कौन सा होगा, तो धातु M के लिए ये खनिज तो ये तीनों ही हैं, तीनों में धातु M मिलेगी, तीनों धातु M की यौगिक हैं, लेकिन तीनों में धातु की उपलब्धता अलग अलग है, उससे धातु निकालने का खर्चा अलग अलग है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक काम करो X ले लो, X को हम क्या मान लेते हैं? अयस्क मान लेते हैं। नहीं मान सकते बेटा। भाई मेटलर्जी जब आप कर रहे हैं तो पूरा सेटअप लगेगा ना, आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करोगे, इतना खर्चा करने के बाद उस जगह पे धातु की उपलब्धता ही कम है। सपोज आप 10 से 15 करोड़ का खर्चा करके बैठ गए, ठीक है, शुरुआत में आपको धातु सस्ती मिली, लेकिन धातु आप निकालते गए 2 से 3 करोड़ की आपने धातु बेची, इतने में धातु ही खत्म हो गई। अब आप सेटअप पे खर्चा तो कर चुके हो, वो कहां से निकालोगे? कुल मिला के कंपनी डूब जाएगी, और कंपनी डूब गई तो क्या मतलब? यानी X आपके लिए यहां पर अयस्क नहीं हो सकता।
चलें आगे बढ़े, वाई या जेड। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर जेड ले लें, इसमें धातु की उपलब्धता अच्छी खासी है, 90% धातु है, धातु ही धातु है चारों तरफ, बेचो फुल धातु बेचो। बोले एक काम करें, जेड को हम अयस्क मान लेते हैं। नहीं मान सकते बेटा, जेड भी अयस्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जेड अयस्क? क्योंकि ये 160 रुपए के हिसाब से तो घर पे धातु पड़ रही है और मार्केट में ऑलरेडी यही धातु 140 रुपए में बेची जा रही है। अब मार्केट में जब जो धातु 140 में बिक रही होगी, आप कम से कम 170 में तो बेचोगे। 170 में कौन खरीदेगा आपसे? दिक्कत है ना, वापस से कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो ले देखिए वाई, मुझे लगता है कि ये हमारे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। धातु की उपलब्धता भी अच्छी खासी है और ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है सस्ती भी पड़ रही है मार्केट से, मतलब इसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो बेसिकली वाई आपके लिए क्या है? अयस्क है। एक्स वाई जेड तीनों क्या है? खनिज हैं। और यहां से वो एक फेमस स्टेटमेंट आ जाता है बेटा, जो आपने 9th या फिर 10th क्लास में पढ़ा होगा, सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। लिख लीजिएगा, सभी अयस्क खनिज हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसके अलावा भी और शब्दावली है, जैसे जो इम्प्योरिटी होती है, भाई आप धातु कर्म करोगे, धातु का यौगिक निकालोगे तो अकेले वही थोड़ी आएगा, उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां भी आएंगी ना। तो धातु के साथ जो अशुद्धियां साथ में आती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं खनिज के साथ जो अशुद्धियां साथ में आती हैं, या फिर अयस्क के साथ, खास करके हम तो अयस्क ही लेंगे, तो अयस्क के साथ जो अशुद्धियां साथ में रहती हैं, उन अशुद्धियों को बोला जाता है मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं अधात्री। तो अयस्क के साथ जो अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, उन अशुद्धियों को अधात्री कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और डिटेल देखी जाए, कुछ और बातचीत की जाए। अधात्री मुझे नहीं लगता कि लिखने की जरूरत है, आपको समझा ही दिया है, फिर से रिपीट कर देता हूं। अयस्क के साथ उपलब्ध अशुद्धियां जो होती हैं उन्हें अधात्री कहा जाता है या फिर मैट्रिक्स कहा जाता है। नेटिव फॉर्म में कौन कौन सी धातुएं मिलती हैं, छापा पड़ा, वो हमें याद हो गया। अभी धातु कर्म कितने प्रकार का होता है? मेटलर्जी, अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया, या फिर अयस्क भी देखें तो अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग कैटेगरी मिलती है बेटा अयस्क की। ज्यादातर अयस्क में हो सकता है आपको सल्फाइड के फॉर्म में अयस्क दिखाई दें। सल्फाइड के फॉर्म में मोस्ट फेमस अयस्क जो कॉपर का आता है CuFeS2, जिसे आप कॉपर पायराइट के नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉपर पायराइट। इसके अलावा जिंक ब्लेंड ZnS, ये भी एक अयस्क है, चलो हिंदी में लिख देते हैं, जिंक ब्लेंड, ये भी एक अयस्क जिंक का। HgS मरकरी का अयस्क होता है, जिसे हम सिन्नावार कहते हैं, और सिल्वर का अयस्क हो जाता है Ag2S, जिसे अर्जेंटाइट के नाम से जानते हैं। तो ये सारे के सारे सल्फाइड अयस्क हैं, इसमें सल्फाइड ही तो है। PbS काफी इंपॉर्टेंट लेड का अयस्क होता है और इसको हम गैलेना के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट अयस्क है। सल्फाइड अयस्क काफी हो सकते हैं। सल्फाइड अयस्क के अलावा आपको कार्बोनेट अयस्क भी दिखाई देंगे। भाई सल्फाइड बोले तो सल्फर डाई नेगेटिव, और कार्बोनेट यानी CO3 डाई नेगेटिव। कार्बोनेट अयस्क में मोस्ट फेमस ZnCO3, कैलामाइन, PbCO3, सेरुसाइट। मैं कुछ ही नाम लिख रहा हूं बेटा, सारे नाम तो अभी लिखने का कोई मतलब नहीं है। सेरुसाइट, इसके अलावा PbCO3 के अलावा आयरन का कार्बोनेट, सिडेराइट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका जो मिक्सचर होता है इसे हम बोलते हैं डोलोमाइट। तो ऐस की एक कैटेगरी कार्बोनेट की भी है ना।
कार्बोनेट के अलावा आपको सल्फेट में भी ढेर सारे अयस्क मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा हैलाइड में भी आपको अयस्क मिलेंगे, ऑक्साइड में भी आपको अयस्क मिलेंगे। ऑक्साइड में बड़ा फेमस अयस्क है, अगर आपको याद हो, बॉक्साइट। आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O। ये क्या है? बॉक्साइट। हम सल्फेट में भी आपको ढेर सारे अयस्क मिलेंगे, एक नहीं ढेर सारे अयस्क हैं बेटा सल्फेट में। ठीक है। इसमें एक तो मुझे लगता है कभी आपके पढ़ने में आया हो, CaSO4.2H2O, जिप्सम, है ना? कभी पढ़ने में आया होगा ये जिप्सम। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, याद है? खैर, नहीं भी हो तो चलेगा। आप देखो यहाँ पे बहुत सारे अयस्क, हर कैटेगरी में अयस्क लिख रहे हैं हम। ऑक्साइड लिख रहे हैं, सल्फाइड लिख रहे हैं, सल्फेट लिख रहे हैं, हर तरह के अयस्क हैं। इसमें नाइट्रेट नहीं मिलेंगे। ज्यादातर नाइट्रेट अयस्क के तौर पर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। ज्यादातर धातु नाइट्रेट क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। अब जल में घुलनशील है तो अर्थ क्रस्ट में तो क्या होगा, पानी जैसे ही आएगा पानी के साथ घुल के इधर उधर निकल लेंगे, एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। और एक जगह पर जब ये इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो आपको अयस्क के रूप में तो कैसे मिलेंगे? अयस्क तो होते ही तब है जब एक जगह आपको काफी मात्रा मिल जाए, बहुत सारी क्वांटिटी मिल जाए, और वो मिलेगी नहीं नाइट्रेट में। तो आपसे पूछा जाए कि नाइट्रेट अयस्क के रूप में क्यों नहीं मिलते, तो कारण क्या है? ज्यादातर नाइट्रेट घुलनशील हैं और जल में घुलनशील होने की वजह से वो एक जगह आपको कलेक्ट होते हुए नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिलते। हालांकि 2 नाइट्रेट काफी फेमस रहे हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले तक भी। अब तो क्या नाइट्रोजन के सोर्स दूसरे आ गए, बट एक समय था नाइट्रोजन के यही 2 सोर्स हुआ करते थे। एक तो था NaNO3 और एक था KNO3। 2 ही नाइट्रेट मिला करते थे। NaNO3 ये चिली कंट्री में था, इसीलिए इसको चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता था। और जो KNO3 है ये इंडिया का था और इसीलिए इसको इंडियन सॉल्ट पीटर कहा जाता था। तो चिली सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, ये आपको काफी देखने में सुनने में आते थे। कई बार इनके नाम पूछ लेते हैं, फॉर्मूले याद रखिएगा। NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर है और KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर है। अच्छा, अब मेटलर्जी करेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है। कितने तरह की मेटलर्जी होती है, कितने तरह के प्रक्रम यूज किए जाते हैं, तो ये वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी हमें पहले से आए तो अच्छा है। धातु कर्म के प्रकार, टाइप ऑफ मेटलर्जी। धातु कर्म के प्रकार क्या क्या हैं? मेटलर्जी कितने टाइप की होती है? तो एक तो होती है पायरोमेटलर्जी। पायरो का मतलब होता है ऊष्मा, गर्म कर देना। पायरोमेटलर्जी को हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊष्मीय धातु कर्म। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। वो धातु कर्म जिसमें किसका उपयोग किया जाएगा? ऊष्मा का उपयोग किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। कहीं भी अगर आप हीट का यूज कर रहे हो, गर्म कर रहे हो किसी चीज को, तो वो धातु किस धातु कर्म के अंतर्गत आएगा? ऊष्मीय धातु कर्म। हम पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी प्रोसेस हैं जो ऊष्मीय धातु कर्म में आएंगी, जैसे कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। अच्छा, हिंदी में लिख दें तो रोस्टिंग जो होता है उसको तो हम बोलते हैं भर्जन, और कैल्सिनेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं निस्तापन। भर्जन और निस्तापन दोनों ही प्रक्रियाओं में गर्म करना होता है। इसको हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, अभी तो सिर्फ नाम लिखा रहा हूं, है ना। एक और प्रोसेस है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग बोले तो पिघलन। ये भी, इसमें भी हीट ही करना होता है कंपाउंड को। तो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जहां पर आपको गर्म करना है, हीट करना है। और इसीलिए सारे किसके अंतर्गत आएंगे? पायरोमेटलर्जी के अंतर्गत आएंगे। पायरोमेटलर्जी के अलावा
एक और तरीका हो सकता है जल धातु कर्म का, हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी बोले तो जल धातु कर्म। जल धातु कर्म में आप नाम से समझ में आ रहा होगा, जल का उपयोग किया जाएगा। जल में घुलनशील यौगिक बनाओ, उससे क्या करो, एस को वापस निकाल लो, अशुद्धियां पीछे छोड़ दो। या फिर जल में घुलनशील संकुल बनाओ, संकुल से धातु निकालो। तो जब भी आप जल का उपयोग करते हुए जल में विलेय यौगिक बनाएंगे, जल में विलेय यौगिक से वापस से धातु निकालने की कोशिश करेंगे, वापस से आपके अयस्क को यौगिक के रूप में निकालने की कोशिश करेंगे, वहां पर जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा, जल धातु कर्म। यानी जल धातु कर्म में बेसिकली आपको दो प्रोसेस दिखेंगी, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना, है ना, एल्यूमिना का रासायनिक पृथक्करण, और मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस। इसमें भी मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस ये मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बता चुका हूं, वहां पर आप देखें, और नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ उससे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिलहाल तो केवल नाम याद रखने। और लीचिंग ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3। तो धातु जल धातु कर्म के द्वारा Al2O3 को आप अगर पृथक कर पा रहे हैं तो लीचिंग ऑफ एल्यूमिना है। ज्यादातर केस में यही होता है कि आपके पास यहाँ पर X क्या हो जाता है, संकुल कंपाउंड हो जाता है, ये आपके पास क्या होता है, अयस्क होता है, और अयस्क में कोई एक केमिकल मिला देते हैं, कोई एक रसायन मिला देते हैं, और ढेर सारा पानी मिला देते हैं। इससे क्या होता है, जल में विलेय संकुल का निर्माण हो जाता है। विलेय या तो संकुल मिल जाएगा या फिर यौगिक मिल जाएगा जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में। और जो अशुद्धि होती है, जो इम्प्योरिटी होती है, वो क्या होती है, ठोस अवस्था में रह जाती है। तो छान के अलग कर लो, ये जलीय विलयन मिल जाएगा। इस जलीय विलयन से फिर किसी भी तरह से या तो गर्म करके या किसी दूसरे रास्ते से धातु निकाली जाएगी या फिर यौगिक निकाला जाएगा। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो बीच में आपने जल का उपयोग किया ना, इसलिए जल धातु कर्म के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक तो आप गर्म कर दो, पायरोमेटलर्जी यूज कर सकते हो, जल धातु कर्म यूज कर सकते हो। इसके अलावा काफी फेमस होता है विद्युत धातु कर्म। विद्युत धातु कर्म बोले तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है, विद्युत का उपयोग करना है। तो इसमें एकमात्र चीज जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, विद्युत अपघटन करेंगे, और तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा धातु निकालने की कोशिश होगी, या धातु को हम और ज्यादा शुद्ध अवस्था में लाने की कोशिश, जो अपचयन करने की कोशिश होगी। तो अगर आप विद्युत अपघटन प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं तो ये विद्युत धातु कर्म का एक एग्जाम्पल हो जाता है। D&F ब्लॉक में एक और वर्ड आता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन विनिमय एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, हिंदी में लिख देता हूं, आयन विनिमय वर्णक्रम लेखन। हालांकि इस पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो पूरी तरह से, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो इतनी तरह की मेटलर्जी हैं, इतने तरह की प्रोसेस हैं जिनको हम मेटलर्जी में यूज कर सकते हैं। अब अगली बातचीत आती है स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। धातु कर्म में जो चरण सम्मिलित हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आपको अयस्क से धातु निकालनी है तो कौन कौन से स्टेप पे जाना पड़ेगा। धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण, स्टेप्स कौन कौन से हैं मेटलर्जी के लिए। तो सबसे पहले तो मनन क्या करोगे, माइनिंग करोगे, खनन करोगे। भाई जो धातु है वो क्या है, खनिज है, अयस्क है, भूपर्पटी में है तो खोदो, उसको निकालो, जेसीबी से खुदाई कर डालो। तो ये खनन कर दिया आपने। खनन को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं माइनिंग, ठीक है। खनन तो कर दिया, लेकिन ये तो बड़े बड़े ढेले मिलेंगे आपको,
इन ढेलों से कैसे धातु निकालोगे, दिक्कत वाली बात है ना। तो इनको पीसो, इनको पाउडर फॉर्म में लेके आओ, तब जाके इस पे आप आगे के धातु कर्म के काम ठीक से कर पाओगे, वरना बड़े बड़े ढेले का तो क्या करोगे। तो अगला जो स्टेप आता है वो आता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग। क्रशिंग ग्राइंडिंग बोले तो काटना और पीसना। भाई कुछ चीजों को काटना पड़ता है, कुछ को पीसना पड़ता है, उद्देश्य दोनों का एक ही है कि पाउडर फॉर्म में आ जाए, जो भी आपके पास है उसका पाउडर बन जाए, बारीक हो जाए, जिससे कि आगे की मेटलर्जी के स्टेप हम आसानी से लगा दें। तो काटना पीसना, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। काटना तो होता है ग्राइंडिंग, है ना, और पीसना क्रशिंग। तो क्रशिंग ग्राइंडिंग आप कर दो, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। जब पाउडर मिलेगा आपको तो उसमें रेती मिलेगी बेटा अच्छी खासी, मतलब इतनी सारी अशुद्धि है, इतनी सारी अधात्री है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स और अधात्री ये किसके नाम है, अशुद्धि के नाम है ना। अशुद्धि को टेक्निकल टर्म में आप मैट्रिक्स बोल देते हो, अधात्री बोल देते हो। सो इतनी सारी रेती है, ये रेती ही तो आपके लिए अधात्री है, मैट्रिक्स है, गैंग है। मैट्रिक्स नहीं बोलो तो गैंग बोल सकते हो, है ना। इसको कैसे अलग करें, तो इसके लिए सांद्रण की कुछ विधियां हैं, उनका उपयोग किया जाएगा। तो थर्ड स्टेप आ जाता है, जब पाउडर आप बना देते हो तो अयस्क का सांद्रण। कंसंट्रेशन ऑफ और अयस्क का सांद्रण। सांद्रण कर लिया अयस्क का आपने, ज्यादातर रेती निकाल दी, लेकिन ज्यादातर रेती निकालने का मतलब ये कतई नहीं है कि सारी अशुद्धि दूर हो गई, सारी अधात्री आपने हटा दी। अब अभी भी बहुत सारी इंप्योरिटी है जो बाकी है, हालांकि परसेंटेज कम हो चुका है। अब आपको पता है ज्यादातर आपके पास धातु यौगिक है। अगर यौगिक भी है तो भी उसका अपचयन तो करना पड़ेगा, धातु तो तभी मिलेगी। यौगिक के अंदर धातु किसमें रहती है, ऑक्सीकृत अवस्था में। उसका अपचयन कराओगे तभी धातु मिलेगी, है ना। तो इससे पहले कि अपचयन कराओ, धातु को हमें ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। और धातु को ऑक्साइड में दो तरीके से बदलते हैं, या तो भर्जन से या निस्तापन से। क्योंकि जो सल्फाइड या सल्फेट टाइप के और होते हैं ना, अयस्क जो होते हैं, उनका अपचयन आसानी से नहीं होता। ऑक्साइड का अपचयन तुलनात्मक रूप से आसानी से हो जाता है। इसीलिए हमारा उद्देश्य ये होता है कि कैसे भी करके अयस्क को हम ऑक्साइड में बदल लें। अगर अयस्क ऑक्साइड में मिल जाए तो हमारे लिए काम काफी आसान हो जाता है, उसका अपचयन हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अगला स्टेप पढ़ेंगे फिर इसके बाद। क्या अगला स्टेप होगा, अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। अयस्क का जो ऑक्साइड में परिवर्तन होगा वो दो तरीके से होगा, दो तरह की विधियों से होगा। या तो आप इसमें कैल्सिनेशन करोगे या फिर रोस्टिंग करोगे। कैल्सिनेशन बोले तो निस्तापन, तो या तो आप इसमें निस्तापन करने वाले हैं या फिर इसमें रोस्टिंग करने वाले हैं, भर्जन करने वाले। जब रोस्टिंग हो जाएगी, जब भर्जन हो जाएगा तो ऑक्साइड मिल जाएगा आपको। ऑक्साइड में आप करना पड़ेगा अपचयन, उसको पिघलाना पड़ेगा। सो उसके बाद अगला स्टेप आता है स्मेल्टिंग, प्रगलन। ठीक है, प्रगलन से आपने क्या किया, धातु पिघला दी, अपचयन करा दिया, पिघली हुई अवस्था में आपको धातु मिल गई। अब इस धातु में 3-4% की अशुद्धि और होगी। ज्यादातर अशुद्धि आपने निकाल दी है, धातु मिल गई है, लेकिन धातु में भी अशुद्धि आएगी बेटा, थोड़ी सी। उस अशुद्धि को दूर करना पड़ेगा, शुद्धतम धातु प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए आता है आखिरी स्टेप, जिसे बोलते हैं रिफाइनिंग, परिशोधन। तो ये 5 स्टेप फॉलो करने के बाद छठा स्टेप जो आएगा वो रिफाइनिंग का आएगा, परिशोधन का आएगा। और इतने स्टेप में हम मेटलर्जी का अध्ययन करेंगे। तो मेटलर्जी के स्टेप क्या है अध्ययन करने के, सबसे पहले माइनिंग करो, खनन करो, बड़े बड़े ढेले मिलेंगे, काट दो, पीस दो, पाउडर बना दो। जब ये पाउडर बन जाए तो क्या करो, सांद्रण करो। सांद्रण करोगे तो ज्यादातर रेती आपकी बाहर भाग गई। अब सांद्रण हो जाए तो भर्जन निस्तापन कर दो, भर्जन निस्तापन हो जाए तो ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड बन गया तो उसका अपचयन करो, प्रगलन करो, उसको गला दो। अपचयन के बाद मिलेगी धातु,
बट उसमें अशुद्धियां होंगी, उन अशुद्धियों को निकालो। अशुद्धियों को निकालने के लिए क्या करोगे, फिर आप परिशोधन करोगे। प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। वैसे तो बेटा हर धातु का अपना एक अलग मेटलर्जी का स्टाइल है, इवन दो हर अयस्क का अपना एक अलग स्टाइल है। तो एक कॉमन तरीका निकालने की कोशिश है कि ज़्यादातर केस में ये कॉमन स्टेप तो होते ही हैं, अदरवाइज हर धातु की धातु कर्म एक अलग तरीके से होता है। क्लियर है। अब एक एक करके ये सारे के सारे स्टेप हम पढ़ेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारी थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पहला और दूसरा स्टेप हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। क्यों नहीं है? अब काटने पीसने में क्या स्पेशल लिखोगे, पाउडर ही तो बनाना है, माइनिंग यानी खुदाई। तो यहाँ से कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है। हम सीधे सीधे थर्ड स्टेप से शुरुआत करते हैं। और थर्ड स्टेप क्या है, अयस्क का सांद्रण। क्या होता है अयस्क का सांद्रण? पाउडर्ड ओर में से अधिकांश अशुद्धि को बाहर निकालने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। ध्यान दें, लिख भी देते हैं, पाउडर्ड ओर से अधिकांश अशुद्धि को बाहर निकालने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। सांद्रण की दो तरह की विधियां हैं। एक जिसमें आप कोई केमिकल यूज नहीं करने वाले, पानी से धो दोगे या किसी भी तरह से कोई खास केमिकल यूज नहीं करोगे, या रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, अयस्क जैसा है उसी रूप में आपको मिलेगा, अयस्क में कोई कन्वर्जन नहीं करोगे, तो वो तो होता है भौतिक पृथक्करण, भौतिक सांद्रण। और दूसरा रासायनिक, जब आप केमिकल का यूज करोगे तो अयस्क का जो सांद्रण होता है वो दो तरह का होता है। कौन से दो तरह का होता है? एक तो भौतिक और दूसरा रासायनिक। एक ए और बी करके लिख देते हैं, अयस्क के सांद्रण की भौतिक विधि और दूसरा अयस्क के सांद्रण की रासायनिक विधि। भौतिक विधि में हो सकता है घनत्व में अंतर हो, डेंसिटी में डिफरेंस हो, और घनत्व में अंतर हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है गुरुत्वीय पृथक्करण। तो इसमें एक विधि जो आपके पढ़ने में आती है वो है गुरुत्वीय पृथक्करण। गुरुत्वीय पृथक्करण बोले तो ग्रेविटी सेपरेशन, है ना। इसकी इंग्लिश मीनिंग हम लिखते जाएंगे जैसे जैसे विधियां पढ़ते जाएंगे। दूसरा सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं, झाग बड़ी आसानी से बनाते हैं अगर तेल उनको दे दिया जाए तो, इसीलिए उनके लिए स्पेसिफिक मेथड आती है झाग प्लवन। तो ये एक तरीका है। झाग प्लवन के अलावा एक और तरीके से आप इनको सेपरेट कर सकते हो कि अयस्क तो क्या हो, चुंबकीय हो, अशुद्धियां क्या हो, अचुंबकीय हो। उस स्थिति में इनके पृथक्करण के लिए आप क्या बोलोगे, चुंबकीय पृथक्करण। तो चुंबकीय पृथक्करण भी एक तरीका है, मैग्नेटिक सेपरेशन भी एक तरीका है। और रासायनिक पृथक्करण की जो विधि है उसे हम लीचिंग कहते हैं, और हिंदी भी मुझे लगता है बेटा इसका लीचिंग ही होगा, प्रक्षालन। क्या बोलते हैं इसको, प्रक्षालन, लीचिंग। तो इतनी विधियां हैं जो एक एक करके हमें पढ़नी है। आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहली विधि जो हम देखने जा रहे हैं वो कौन सी है, गुरुत्वीय पृथक्करण, ग्रेविटी सेपरेशन। कब गुरुत्वीय पृथक्करण का उपयोग करना है, जब घनत्व में अंतर हो।
सो इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब या तो जो घनत्व है, डी का मतलब डेंसिटी लिख ही देते हैं, घनत्व क्या है, किसका है, अयस्क जो आपको दिखाई दे रहा है उसका घनत्व ज्यादा है और जो अशुद्धि है उसका घनत्व कम है। अगर आपको ये कंडीशन दिखाई देती है तो आप गुरुत्वीय पृथक्करण करें, अगर ये नहीं है तो गुरुत्वीय पृथक्करण का कोई मतलब नहीं है। ठीक, अयस्क का घनत्व ज्यादा होना चाहिए। और ये अयस्क कौन कौन से अयस्क होंगे जिनके घनत्व ज्यादा आते हैं, तो आप इसमें ऑक्सीजनेटेड ओर देख सकते हैं। ऑक्सीजनेटेड ओर का मतलब ऑक्सीजन युक्त ओर, ऑक्सीजन युक्त अयस्क। ऑक्सीजन युक्त अयस्क में खास करके कौन से, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनके अयस्क देख लो। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के जो ऑक्सीजन के अयस्क हैं, ऑक्सीजन के अयस्क में क्या आएंगे, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, है ना, वो आएंगे। कार्बोनेट आ जाएंगे, तो इसमें आपको कार्बोनेट दिखते हैं, उनका सेपरेशन कर सकते हो। ऑक्साइड दिखते हैं, उनका सेपरेशन कर सकते हो। सिल्वर और गोल्ड इसी कैटेगरी में आते हैं, तो इनके ऑक्साइड आसानी से आप सेपरेट कर सकते हो ग्रेविटी सेपरेशन से। करते क्या हैं ग्रेविटी सेपरेशन में, दो तीन तरीके हैं। सबसे सिंपल वाला तरीका मैं आपको बताता हूं। एक बड़ा सा कंटेनर बनाया जाए, ये है बेटा बड़ा सा कंटेनर, और इस बड़े से कंटेनर में इधर लगा दिया हॉपर। हॉपर क्या होता है, डाला। अब ये डाला क्या होता है, अरे आटा चक्की देखी है, उसमें ऊपर वो चौकोर लगा रहता है जिसमें गेहूं डालते हो, वो डाला है ये, और कुछ नहीं है। उसी का टेक्निकल नाम क्या होता है, हॉपर। तो ये हॉपर है। हॉपर में इस डाले में क्या भर दो, जैसे गेहूं भरते हो ना, ऐसे ही पाउडर्ड ओर भर दो, अयस्क का पाउडर भर दो। तो ये आपने क्या किया, पाउडर्ड ओर भर दिया, अयस्क भर दिया बारीक पाउडर के फॉर्म में। अच्छा, इसमें यहां पर क्या होगा, एक बड़ा कलेक्टिव टैंक रहेगा। इस टैंक में यहां से आपको क्या करना, मोटर पाइप लगा देना है, जहां से पानी की तेज धार दी जाएगी। यहां से कुछ नहीं, सिंपली क्या करना, H2O देना। और H2O में क्या ध्यान देना, तेज धार के साथ देना है, जेट स्टीम के साथ H2O देना है। अब ये H2O यहां से जाएगा, ये चला H2O, और ये यहां भरता जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया, ये भरता जाएगा, होगा क्या भाई, इसमें दो ओपनिंग बनाई जाएंगी। एक ओपनिंग आप इधर बना दो, ठीक है। यहां से क्या होगा, जो हल्की अशुद्धि है, जिसका डेंसिटी कम है, वो ऊपर की तरफ रहेगी, वो एकदम से नीचे नहीं बैठेगी। तो यहां पर आपके हल्की अशुद्धि सेपरेट की जा सकती है इस जगह से। और यहां पर एक ओपनिंग बना दो, क्यों, जो अयस्क है वो भारी है, वो अयस्क अगर भारी है तो वो तो इधर बैठेगा ना, इधर क्या हो जाएगा, अयस्क बैठ जाएगा, वो यहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये भारी अयस्क है जो आपने बाहर निकाल लिया, तो इसका घनत्व ज्यादा है, वो नीचे से सेपरेट हो जाएगा, जिसका घनत्व कम है वो ऊपर से निकल जाएगा। हो गया गुरुत्वीय पृथक्करण। बस इतनी सी तो बात है गुरुत्वीय पृथक्करण की, सिंपल सा तरीका है। चलिए, ग्रेविटी सेपरेशन, गुरुत्वीय पृथक्करण हमने कर लिया। अब दूसरी विधि पे आते हैं, चुंबकीय पृथक्करण देखा जाए, मैग्नेटिक सेपरेशन। चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन करना है, कब काम में आएगा भाई, या तो क्या हो, जो आपके पास ओर है, जो आपके पास अयस्क है, वो चुंबकीय हो, मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता हो, और जो अशुद्धि है वो क्या हो, वो अचुंबकीय हो। और ज्यादातर केस में ऐसे ही होता है, अशुद्धि होती है रेती, और रेती में कौन सा चुंबकीय लक्षण होता है, वो तो क्या होती है, चुंबकीय होती है। तो या तो ऐसा हो, या फिर इसका विपरीत हो, यानी अयस्क जो हो वो तो क्या हो, अचुंबकीय हो, और
जो अशुद्धि है, जो इम्प्योरिटी है, जो अधात्री है, वो क्या हो, वो चुंबकीय हो। अगर दो में से एक कंडीशन बन जाती है तो आप चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग कर सकते हैं। कब होता है ऐसा? तो पहले तो हमें मैग्नेटिक ओर समझ में आना चाहिए कि ये मैग्नेटिक ओर होते हैं। तो Fe2O3 हेमेटाइट, ये क्या होता है? चुंबकीय होता है। Fe3O4 मैग्नेटाइट, ये भी क्या होता है? चुंबकीय होता है। वुल्फ्रोमाइट, ये भी क्या होता है? चुंबकीय होता है। तो ये तीन चुंबकीय ओर हैं, इन्हीं को याद रखो। इनको अगर सेपरेट करना है तो इनको सेपरेट करने के लिए आपको क्या लगेगा? मैग्नेटिक सेपरेशन लगेगा। जनरली इनमें जो इम्प्योरिटी होती है वो टिनस्टोन SnO2 की होती है। कुछ जगह पायरोल्यूसाइड भी हो सकता है, MnO2। इनको पृथक करने के लिए आप मैग्नेटिक सेपरेशन इजी वे में यूज कर सकते हैं। क्लियर? कैसे करते हैं आइए देखते हैं। वही आटा चक्की पे वापस से आ जाओ। आटा चक्की पे वो बेल्ट लगा रहता है ना, चक्की की मोटर घूमती है यहां से, एक लंबा सा बेल्ट, एक पुल्ली यहां लगी रहती है, एक पुल्ली यहां पे लगी रहती है, व्हील पहिया, उस पे एक बेल्ट चढ़ा रहता है, वो लगातार घूमता रहता है, उसी से तो वो आटा चक्की चलती है। आप देखें, सो वही लिया है मैंने। अब इस बेल्ट में ये वाला देखो, ये बेल्ट है, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना? हॉपर लगा देना है। अब तक तो याद हो गया होगा हॉपर क्या होता है, वो डाला जिसमें से गेहूं डालते हैं उसके जैसा। और हॉपर में यहां पर क्या होता है? यहाँ हमेशा पाउडर्ड ओर ही तो यूज करते हैं। तो ये आपने क्या है? पाउडर्ड ओर लिया है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैग्नेटिक व्हील है, ये चुंबकीय पहिया है, मैग्नेटिक व्हील। और एक नहीं, दोनों। ये भी क्या है? मैग्नेटिक व्हील है, चुंबकीय पहिया। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर नहीं करते, एक ही व्हील मैग्नेटिक रखते हैं इधर वाला। वो सबकी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से है। और ये क्या होगा? ये जो बेल्ट है वो इस तरह से घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगातार घूमे जा रहा है। तो ये सी बात है, ये जो पाउडर एस्क डालोगे ये इस बेल्ट पे गिरेगा, और बेल्ट पे गिरेगा तो घूमेगा इसके साथ साथ, ये घूमता जा रहा है। अब यहां पर आके आपको दो डब्बे रख देने हैं, एक डब्बा तो इधर रखना है, एक डब्बा इधर रखना है। क्यों भाई? ये चुंबक है, और चुंबक है तो जो मैग्नेटिक ओर होगा, जो चुंबकीय पदार्थ होगा, वो तो यहाँ कंटिन्यू करेगा, यहां गिरेगा फिर। तो इस वाले कंटेनर में जो बेल्ट के नीचे रखा हुआ है, बेल्ट के पास रखा हुआ है, इसमें तो क्या इकट्ठा हो जाएगा? चुंबकीय अयस्क इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ दूरी पर कौन सा पदार्थ होगा जिसमें चुंबकीय लक्षण नहीं होगा? तो यहाँ पर अचुंबकीय पदार्थ जो होगा वो इकट्ठा हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करो? सेपरेट कर लो, हो गया काम। चुंबकीय अचुंबकीय दोनों क्या हो जाएंगे? पृथक हो जाएंगे एक दूसरे से। ये होता है बेटा चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। चलिए अब सांद्रण की हमारी तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण विधि की तरफ मूव करते हैं। वो विधि क्या है? झाग प्लवन फ्लोटेशन। झाग प्लवन विधि पर्टिकुलरली सल्फाइड अयस्कों के लिए यूज होती है। यह क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो किसके लिए प्रयुक्त होती है? यह विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त होती है। सल्फाइड अयस्कों का अगर सांद्रण करना तो ये विधि बहुत बढ़िया है। अब क्या करते हैं? डिफरेंस
प्रेफरेंशियल डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज इस पर बेस्ड है। क्या मतलब है इसका? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। मतलब भिन्न पदार्थों की भिन्न द्रवों के द्वारा आकर्षण पर आधारित ये विधि है। कोई तेल के साथ आकर्षण दर्शाता है, कोई जल के साथ आकर्षण दर्शाता है। स्नेहिकता भिन्न द्रवों के प्रति भिन्न भिन्न है। ठोस सतह की यह विधि, आपसे पूछा जाता है कि यह विधि है किस पर आधारित, तो ये जो विधि है ठोस सतह की भिन्न प्रकार के द्रवों के साथ भिन्न स्नेहिकता पर आधारित है। क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूं। भैया आपके पास दो चीजें हैं, एक तो है आपके पास और अयस्क, और दूसरी तरफ उसी अयस्क में आपके पास क्या है, अशुद्धि, इम्प्योरिटी, जिसे आप बोलते हो गैंग, मैट्रिक्स, जो भी आप नाम देना चाहो। कुल मिला के ये अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है। जो अयस्क होता है ये तेल के प्रति सुग्राहिता दर्शाता है, ये तेल से स्नेहिकता दर्शाते हैं। तेल से भीग जाता है, पानी से नहीं भीगता। तो ये ऑयल से, तेल से स्नेहिकता दर्शाता है। और जो अशुद्धि होती है वो अशुद्धि किससे स्नेहिकता दर्शाती है, ये जल से स्नेहिकता दर्शाती है। एक तेल के साथ स्नेहिकता दर्शाता है, एक जल के साथ स्नेहिकता दर्शाती है। अब इसके आधार पर पृथक कैसे करें, बड़ा सिंपल सा काम। घर में जैसे अगर गांव में आपने देखा हो तो दही को मथते हैं और उससे मक्खन निकालते हैं, एक करीब करीब उसके जैसी प्रोसेस है। ये आपके पास क्या है, एक बड़ा सा कंटेनर है। इस कंटेनर में जैसे दही के लिए वो मथनी होती है ना, वैसी यहाँ पे भी है, जिसे आप रोटेटिंग पेडल बोलते हैं। ज्यादा टेक्निकल भाषा में बोला जाए तो विलोडक। विलोडक का मतलब जो क्या कर दे, अच्छी तरह से मिला दे। क्लियर है? मथनी है कुल मिला के, इससे आपको आसानी से याद रहेगा। ये आपने क्या लिया, विलोडक लिया है। और विलोडक ऐसा है जो घूम सकता है, जो रोटेटिंग है। इस विलोडक की एक खासियत है, ये हॉलो है। हॉलो है तो यहां से एयर दी जा सकती है, वायु दी जा सकती है। एक ओपनिंग इसमें इधर रहती है। इस ओपनिंग में इधर से आपको अयस्क के साथ तेल मिलाकर देना होता है। तो अयस्क में तेल मिलाया, वो सप्लाई इधर कर दी। यहां पानी भरा हुआ है, ध्यान से देखें। ये क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अयस्क में तेल मिलाया, ये इधर आने दिया, मथनी से मथ दिया। अब मथनी से मथने पे ये स्नेहिकता वाला कंसेप्ट लगाओ। ये स्नेहिकता का कंसेप्ट लगाओगे तो समझ में आएगा कि अयस्क जो होगा वो तो क्या होने वाला है, ऊपर आने वाला है। और जो अशुद्धि है वो क्या होने वाली है, इसके अंदर घुलनशील रह जाने वाली है। तो ये क्या बना, ये फ्रोथ बना है। इसीलिए तो फ्रोथ फ्लोटेशन है। फ्रोथ बोले तो झाग। ये झाग बन गया। किसका झाग बना है, ये अयस्क का बना है, और का बना है, सल्फाइड अयस्क का झाग बना है। तो झाग तो ऊपर चला गया और जो अशुद्धि है वो इधर ही रह गई। इस झाग को स्किम ऑफ कर लो, इसको अलग निकाल लो, हो गया झाग पिलवन। अब इसको इफिशिएंट बनाना है, इस विधि को और अच्छा बनाना है। तो इसके लिए इसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाएंगे, जिसमें से एक पदार्थ होता है झाग कारक। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। या झाग कारक आप नहीं बोलना चाहते हो तो झाग स्थायी कारक बोल दो, बात तो एक ही। क्या करेंगे ये स्थायी झाग का निर्माण करने में मदद करेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रोथर और फ्रोथ
स्टेबिलाईजर। फ्रोथ और फ्रोथ स्टेबिलाईजर मिलाते हैं, झाग कारक या झाग स्थायी कारक मिलाते हैं। क्या काम है इनका? ये अधिक झाग उत्पन्न करने में, स्थायी झाग उत्पन्न करने में मदद करते हैं। झाग को उत्पन्न करने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। आपसे इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। दोनों ही एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हैं। एक तो है क्रिसॉल और दूसरा है एनिलीन। तो क्रिसॉल और एनिलीन दो ऐसे कंपाउंड हैं जिनका उपयोग झाग कारक या फिर झाग स्थायी कारक के रूप में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, झाग प्लवन विधि का तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंस रखता है, कुछ नहीं छोड़ सकते, सब कुछ एग्जाम में आ सकता है। चलिए, एक पदार्थ तो हमने मिला दिया, झाग कारक या जिसे आप झाग स्थायी कारक भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और पदार्थ मिलाया जाता है, कलेक्टर। कलेक्टर क्या होता है? संग्राहक। अधिक झाग को ये ऊपर ले जाने में मदद करेगा, झाग संग्रह में मदद करेगा, इसीलिए नाम क्या है? संग्राहक है। ऐसा पदार्थ जो झाग को संग्रह करने में मदद करे वो क्या होगा? वो संग्राहक होगा, कलेक्टर होगा। सो ये पर्टिकुलर पदार्थ क्या करता है? झाग संग्रह क्षमता बढ़ाता है, तभी तो इसको संग्राहक नाम दिया है, तभी तो इसको कलेक्टर नाम दिया है। इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वसीय अम्ल। और इसके अलावा इसमें जैंथेट भी काफी ज्यादा काम में आते हैं। ठीक है, जैंथेट को हिंदी में जैंथेट ही बोलते हैं, इसलिए उसका हिंदी लिख नहीं रहा हूं। इसके अलावा इसमें पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। हालांकि ईमानदारी की बात यह है कि पाइन ऑयल कहाँ होना चाहिए था? इससे पहले वाली कैटेगरी में होना चाहिए था, फ्रोथन में, बट एनसीईआरटी काफी हद तक इसको फॉलो कर रही है, तो हम उसके हिसाब से चले। अब इसमें जैंथेट अगर आप देखोगे और फैटी एसिड देखोगे तो इन दोनों में एक खासियत है, दो तरह के सिरे होंगे इसमें। एक सिरा जो ध्रुवीय है जिसपे आपको आवेश दिखाई देगा, दूसरा सिरा जो अध्रुवीय है जिस पर कोई आवेश नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जैंथेट की बात करूं, ठीक है, जैंथेट का स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये वाला हिस्सा क्या है? देखो माइनस दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो ये जैंथेट का ध्रुवीय सिरा है, पोलर एंड है। और ये वाला जो है इधर अल्काइल ग्रुप होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा? ये अध्रुवीय सिरा होगा। अब होगा क्या समझना, जैसे ये आपके पास अयस्क है और है, तो ये जो जैंथेट होगा, जैंथेट का ध्रुवीय सिरा माइनस वाला सिरा, ये इससे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा चारों तरफ से। और जब ये चारों तरफ से इससे जुड़ जाएगा तो अयस्क जलरोधी हो जाएगा। और यही तो हम चाहते थे कि अयस्क क्या हो? जलरोधी हो जाए। क्या फायदा होगा इससे? अगर अयस्क जलरोधी हो गया है तो आसानी से झाग बनाएगा ना, आसानी से ऊपर आ जाएगा। यही हमारी उम्मीद भी थी, यही हम चाहते भी थे। अब बेटा इसमें आर ग्रुप जो लगा दोगे उससे नाम बन जाएगा। जैसे आर की जगह CH3 लगा दिया तो सोडियम मिथाइल जैंथेट, यहाँ पे C2H5 लगा दिया तो सोडियम इथाइल जैंथेट, इतना हिस्सा जैंथेट है। मिथाइल लगा दोगे तो मिथाइल जैंथेट हो जाएगा, इथाइल लगाओगे तो इथाइल जैंथेट हो जाएगा। तो फॉर्मूले आप बना सकते हैं सोडियम मिथाइल जैंथेट, सोडियम इथाइल जैंथेट के, वो कोई भारी भरकम बात नहीं है। चलो भाई, फ्लोटेशन कर लिया। ये कहानी तब तक अच्छी है, तब तक सही है जब तक केवल एक ही सल्फाइड है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास सल्फाइड एक से ज्यादा प्रकार के हों? अगर आपके पास सल्फाइड एक से ज्यादा प्रकार के हैं
तो आपको संग्राहक और अवनामक इस तरह की कुछ चीजें यूज करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका काम बनेगा। क्या बात है ये, मतलब क्या है भाई, कई बार क्या होता है कि जैसे PBS के साथ ZNS भी मिलता है, आपको ये कॉम्बिनेशन में ही मिलते हैं ये दोनों। अब इसको कैसे पृथक करें? सल्फाइड का मिश्रण होने पर ध्यान दीजिएगा, सल्फाइड अयस्कों का मिश्रण यदि है, तब एक्टिवेटर एंड डिप्रेसेंट यूज किए जाते हैं, सक्रिय कारक तथा अवनामक का उपयोग किया जाता है। सक्रिय कारक अवनामक का उपयोग किया जाता है, कैसे समझें? अगर मेरे पास ये दो मिक्सचर हैं, PBS और ZNS है, ठीक है, तो PBS और ZNS में सबसे पहले तो क्या करो, फ्रोथ फ्लोटेशन करो। फ्रोथ फ्लोटेशन कैसे करोगे? ऑयल आपने डाल दिया, पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, इसके साथ आपने क्या किए, जेंथेट डाल दिए। जेंथेट डालने के साथ साथ इसमें NaCl भी डाल दो, सोडियम साइनाइड भी डाल दो। इससे क्या होगा बेटा, सोडियम साइनाइड ZNS के लिए अवनामक का कार्य करता है। अवनामक बोले तो डिप्रेसेंट, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जिंक सल्फाइड के लिए अवनामक क्या होता है? सोडियम साइनाइड होता है। होता ये है कि भाई जिंक सल्फाइड NaCN से रिएक्शन करता है, Na2ZnCN4 बना देता है संकुल, और जो Na2ZnCN4 है वो झाग में नहीं जाएगा, झाग में तो सल्फाइड जाते हैं, तो लेड जो होगा वो आपको झाग में मिल जाएगा, जिंक नहीं मिलेगा झाग में। आपने क्या किया, झाग बना के अलग कर लिया और PBS आपको अलग मिल गया। अब बच गया ZNS, ये विलयन में है अभी भी। क्यों विलयन में है? इसके ऊपर संकुल आ गया है। इसमें आप वापस से क्या करते हैं, ऑयल मिलाते हैं, जेंथेट मिलाते हैं, और इस बार ऑयल और जेंथेट के साथ साथ कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है। और ये अगला पॉइंट, जो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। NaCN वाला भी, NaCN ZNS के लिए क्या होता है, अवनामक का कार्य करता है। और दूसरा कॉपर सल्फेट वाला पॉइंट भी, कॉपर सल्फेट ये ZNS के लिए एक्टिवेटर है, सक्रिय कारक का कार्य करता है। सक्रिय कारक का मतलब क्या है? सक्रिय कर देगा, झाग में लेके आ जाएगा ZNS को। सक्रिय कारक का कार्य करता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ZNS के लिए अवनामक कौन, NaCN या फिर KCN, और ZNS के लिए सक्रिय कारक कौन, वो कॉपर सल्फेट। और यहाँ पर हमारी झाग प्लवन की विधि समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।